नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं हमारी करीब 72 घंटे पहले आपसे बात हुई थी और हमने आपको बताया था कि अगले 72 घंटे बहुत ही अहम हो सकते हैं। और आप देख लीजिए कि अब खुद ट्रंप एक परमाणु धमाका करने जा रहे हैं, वो भी 33 साल के बाद अमेरिकी इतिहास में। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो पुतिन हैं उन्होंने 29 अक्टूबर को ऐलान कर दिया है कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च कर दी है, पूरी तरीके से युद्ध के लिए तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। और ये जो दो खबरें हैं उसको अगर हम क्लब करें तो साफ हो जाता है कि अब ट्रंप और पुतिन के बीच में मुंह से बातचीत नहीं होगी, अब परमाणु जंग हर हालत में होकर रहेगी, ऐसे अब इंटरनेशनल मीडिया में दावे किए जाने लगे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों पुतिन ने इतना अग्रेसिव रूप ले लिया है, और आखिर ऐसी क्या वजह है कि ट्रंप जो अभी तक कह रहे थे कि मैं शांति का दूत हूँ, मैं एक ऐसा युद्ध का डैडी हूँ जो युद्ध को रुकवाने में यकीन रखता है, युद्ध करने में यकीन नहीं रखता है, लेकिन आज वही डैडी जो परमाणु युद्ध का डैडी बनने जा रहा है, उसने 33 साल के बाद अमेरिकी इतिहास में पहली बार अपने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, पेंटागन यानी कि रक्षा मंत्रालय को सीधा आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी एक ज़बरदस्त परमाणु अभ्यास तुरंत शुरू कर दिया जाए, परमाणु हथियारों को तुरंत अपग्रेड किया जाए। जब ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसी क्या बेचैनी हो गई, एकदम इमरजेंसी आपातकाल जैसी स्थिति हो गई जो अब अमेरिका 33 साल के बाद एक परमाणु धमाका करने की ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, आखिर रूस से ऐसा कौन सा खतरा उनके सामने आ गया, पुतिन की ऐसी कौन सी गुप्त सूचना अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के पास पहुंच गई है कि वो अब परमाणु जंग की अभ्यास की और जंग की बातें करने लगे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में 2 टूक लिखा है कि मुझे ये करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अमेरिका एक बड़ा परमाणु धमाका या टेस्ट करने जाए, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमारे जो कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने परमाणु हथियारों को हर कसौटी पर परखें और उसको मजबूत करें। और उनका इशारा एक तरीके से रूस और चीन को लेकर था, जो अब उनके काबू से बाहर होते चले जा रहे हैं। और ट्रंप को यकीन हो चुका है कि अब रूस को काबू करना अब उनके बस की बात नहीं है। और इससे जुड़े पहले मैं आपको 4 और 5 बड़ी खबरें बता देता हूं, फिर इसमें एक एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताता चलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि पुतिन ने 2 तरीके के ऐलान किए हैं। पहला, उन्होंने बताया है कि उनकी एक परमाणु क्षमता वाली, परमाणु इंजन से चलने वाली एक ऐसी टॉर्पीडो तैयार है जिसकी कहते हैं ना रेंज असीमित है, जिसकी कहते हैं ना कहीं भी मार के वो हमला कर सकती है। उसका नाम है पोसाइडन। जो पोसाइडन है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये जो रशिया का टॉर्पीडो है, जो परमाणु क्षमता से और परमाणु इंजन से लैस है, उसकी गहराई यानी कि समुद्र में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर जाती है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, समंदर की अगर गहराई में आप जाओ वो भी 1000 किलोमीटर अंदर, और उसके बाद 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाके एक शहर में जाके धमाका करो, तो क्या उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है? पुतिन ने डंके की चोट पर बोला है कि हमारी जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, उसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और हम जब चाहेंगे जहां चाहेंगे वहां अटैक कर देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया के वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि दुनिया के जो 80% तटीय इलाकों में, जो समुद्र के किनारे शहर बसे हुए हैं, वहां पर यह टॉर्पीडो आसानी से अपने लक्ष्य को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर देगी। और हैरानी की बात है कि इसकी एक टॉर्पीडो जो है उसमें 2 मेगा टन का वॉर हेड है, परमाणु वॉर हेड। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 मेगा टन का परमाणु वॉर हेड जब धमाका करेगा किसी इलाके में तो उसका क्या हाल होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशिया ने क्लेम किया है कि हमारा जो पोसाइडन टॉर्पीडो है, जो न्यूक्लियर टॉर्पीडो है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियर ड्रोन भी बोल रहे हैं, उसके बारे में दावा किया है कि ये जो है वो जो हिरोशिमा पे बम गिराया गया था जापान में, उससे भी 100 गुना शक्तिशाली है। तो इस चीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप हैं वो बुरी तरीके से बौखला गए हैं। अभी तक ट्रंप क्या बोल रहे थे, मुश्किल से एक महीना भी इस बात को नहीं हुआ है। ट्रंप ने डंके की चोट पर बोला था कि याद रखिए, मैं तो रूस को बहुत ताकतवर समझता था। उन्होंने 1 हफ्ते की लड़ाई को वो पिछले लगभग 4 सालों से लड़ रहे हैं, और मेरी नज़र में रूस और राष्ट्रपति पुतिन कागजी शेर साबित हो रहे हैं यूक्रेन युद्ध में। ये जो बड़ा बयान दिया था वो ट्रंप ने दिया था, और उसके बाद से पुतिन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मैं कोई बयान नहीं दूंगा, सिर्फ धमाके करके दिखाऊंगा और तुमको साबित करूंगा कि हम कागजी शेर हैं या तुम कागजी बिल्ली हो। यानी कि यहाँ पे जो झपट्टे मारने वाली बात, मैं इसलिए कागजी बिल्ली बोल रहा हूँ क्योंकि जो बंटवारा हो रहा है ना, वो एक तरीके से बंदर बांट जो कर रहे हैं युद्ध का, वो इस तरीके से कर रहे हैं ट्रंप की पूरी तरीके से अमेरिका का फायदा हो। लेकिन पुतिन ने अब उस सारे रास्ते को बंद कर दिया है। और पुतिन ने यहाँ पे जो 2 बड़े ऐलान किए हैं उसको पहले जान लीजिए।
पहला इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली है कि हमारा जो टॉर्पीडो था उसने एक, कहते हैं ना, एक कीर्तिमान बना दिया है सफलता के साथ। और उन्होंने दावा किया कि इसको, ये 29 अक्टूबर को दावा किया गया, यानी कि कल 29 अक्टूबर को पुतिन ने दावा किया कि हमने टॉर्पीडो पोसाइडन का सफल परीक्षण कर लिया है। 21 अक्टूबर को उन्होंने दावा किया था कि जब हमने परमाणु अभ्यास किया था, जो बहुत बड़ा परमाणु अभ्यास था रशिया का, 21 अक्टूबर को, उस दिन उन्होंने दावा किया था कि हमने बुरेवेस्तनिक, एक ऐसी क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके अंदर भी परमाणु इंजन लगा है। तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन के ऊपर बुरी तरीके से परमाणु युद्ध का जुनून साबित हो गया है। अब जो भी चीज़ उनके सामने आ रही है, या तो वो परमाणु अभ्यास कर रहे हैं, या परमाणु क्रूज मिसाइल को सामने लेके आ रहे हैं, या फिर वो अब जैसे लेके आए हैं वो है परमाणु टॉर्पीडो। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने थल, जल और नभ कहीं भी ऐसी जगह नहीं छोड़ी है जहां से परमाणु हथियार या परमाणु हमला रशिया ना कर पाए। इसीलिए Tu-95 जो परमाणु बमवर्षक है, उससे भी परमाणु हथियारों का परीक्षण किया रशिया ने 21 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को ऐलान किया पुतिन ने आके पूरी दुनिया के सामने कि हमने अपनी जो बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल है, जो परमाणु क्षमता से लैस है, परमाणु इंजन से लैस है, जिसके अंदर पूरा उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दिया उसके पीछे मिसाइल के अंदर, उसके बारे में दावा किया जाता है कि 14,000 किलोमीटर तो बताया है रशिया ने, लेकिन हकीकत में लोग बता रहे हैं कि ये 20,000 किलोमीटर से भी आगे जा सकती है। और पुतिन जब अगर अपनी कोई रेंज बताएं हथियारों की, तो उस पर बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। रशिया के हथियार जो होते हैं, उनका जो डेटा बताया जाता है मीडिया के सामने, आम पब्लिक के सामने, उससे कई गुना क्षमता जो होती है वो रूस के हथियारों में होती है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप को ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि उन्होंने अब सीधे सीधे अपने पेंटागन, रक्षा मंत्रालय को एक आदेश जारी किया है कि आप जल्द से जल्द एक परमाणु परीक्षण करिए, अपने परमाणु हथियारों को अपग्रेड करिए, वो भी 33 साल के बाद। आपको बता दें कि 23 सितंबर 1992 को आखिरी बार नेवाडा, जो अमेरिका का एक, कहते हैं ना, परमाणु परीक्षण है, वहाँ पर परमाणु टेस्ट किया था। उसके बाद जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, उन्होंने उसके ऊपर तत्काल रोक लगा दी और उन्होंने ऐलान किया कि अब अमेरिका भविष्य में कभी भी कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। लेकिन आप देखिए, उसके ठीक 33 साल के बाद आज ट्रंप को ये कहना पड़ा कि हमको मजबूरी में ये परमाणु टेस्ट करना होगा, वरना हमारे दुश्मन हम पर हावी हो जाएंगे। और जो परमाणु थ्रेट पुतिन की तरफ से ट्रंप को अब महसूस हो रहा है, उसके बाद से उनकी जो सारी ख्याली पुलाव थे ना, वो सब धुआं होकर रह गए हैं। पुतिन ने सिर्फ 21 तारीख से लेकर 29 तारीख के बीच में, 21 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में ट्रंप को एक ऐसा छोटा सा ट्रेलर दिखा दिया है कि अब ट्रंप को 7 दिन का जो दौरा है एशिया का, वही बहुत भारी पड़ रहा है। जब से ट्रंप अपने देश से निकले हैं और 3 देशों के दौरे पे निकले हैं एशिया के, तब से उनको खलबली मची हुई है। मलेशिया तो चलो जैसे तैसे कट गया, अब जापान और दक्षिण कोरिया का जो दौरा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे पूरा करें। जापान भी ठीक ठाक निकल गया, लेकिन दक्षिण कोरिया में जो मीटिंग है जिनपिंग के साथ, उसके अंदर क्या निकल के आया? उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आई कि ट्रंप जो थे, उनके तेवर टैरिफ के और वॉर के धीमे पड़ गए हैं, और इसीलिए उन्होंने चीन के ऊपर से 10% का टैरिफ कम करने की बात कही है और कहा है कि हमारी बहुत ही शानदार बात हुई है और मैं चाहूँगा कि अब जिनपिंग जो हैं वो पुतिन को समझाएं। यानी कि ट्रंप ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं पुतिन के सामने कि वो उनको अब रोक नहीं पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ट्रंप के सामने कौन सी बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं जो अमेरिका के मुंह पे ना एक काला धब्बा बनने वाली हैं अगले कुछ दिनों के अंदर। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुतिन ने ऐलान किया, खुद पुतिन आमतौर पर ऐसे छोटे मोटे ऐलान नहीं करते हैं। पुतिन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का जो पूर्वी इलाका है, जो पूर्वी यूक्रेन का डोनेस्क है, डोनेस्क के अंदर जो प्रकोवोस शहर है और कुपियांस, इन दोनों के अंदर उनकी सेना ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और हैरानी की बात है, कब्जा तो बहुत जगह किया है। वो तो बोल रहे थे कि मैं हर महीने लगभग 1% के करीब हम यूक्रेन की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं, ये पुतिन पहले ही बोल चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ पुतिन की ये थी कि उन्होंने ये बताया है कि हमने कुपियांस और प्रकोवोस, इन दोनों इलाकों में लगभग 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है, जिसमें से जो प्रकोवोस इलाका है उसमें ही करीब 5500 यूक्रेनी सैनिकों को रशिया सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है। वॉर एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि ये जो पूर्वी यूक्रेन है, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था और रसद के हिसाब से और कहते हैं सैन्य के हिसाब से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, जिसको रशिया ने अपने कैप्चर में ले लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन 2 शहरों पे कब्जा करने से ये हुआ कि अब जो रशिया का
पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिम की तरफ से जो अटैक करेगा वो बहुत ही शानदार अटैक होगा रशिया का, क्योंकि अब उसको बड़ी आसानी है कि वो इनकी रसद लाइन को बड़े आराम से पश्चिम की तरफ से जो आ रही है उसको वो ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनका कंट्रोल हो गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर एक ये है, इन दो शहरों के अंदर इसको क्यों बोला जा रहा है, ये लाइन क्यों लिखी कि पुतिन ने जीते 2 परमाणु किले 33 साल बाद ट्रंप की परमाणु जंग। ये परमाणु किले इसलिए बोले जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि ज़ैपोरिज़िया में एक बहुत बड़ा परमाणु प्लांट है और ये सब पूर्वी यूक्रेन का हिस्सा है। और इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि ट्रंप ने खुद माना है कि जो पूर्वी यूक्रेन का जो डोनबास इलाका है, जिसके अंदर लुहांस और डोनेस्क आता है, उसका 78% बहुत आसानी से जो रशिया के कब्जे में या कंट्रोल में आ चुका है। ये ट्रंप का बयान है आज से 1 हफ्ते पहले का। और उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे ये भी जानकारी मिली है कि जो ज़ैपोरिज़िया है और खैरसॉन है, यहाँ का भी लगभग 75% जो है वो रशिया कंट्रोल कर चुकी है, उस पर उसका कब्जा है। अब ये जो दोनों इलाके हैं, इस पे रशिया की मौजूद पकड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ की जो 70% जो जनता है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, वो सब रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं और उनका जो कहते हैं ना लगाव है वो पुतिन और रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से नहीं है। तो ये इसलिए उनके लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है पुतिन के लिए, क्योंकि अब पुतिन जो हैं वो टेबल पर आकर बोलेंगे कि या तो इन 10,000 सैनिकों को मरने दो, हम इनको मार देंगे, और या फिर जो हमने आपको बोला है, हमारी जो 5 शर्तें हैं उनको आप मानिए, आप हमको 4 इलाके तुरंत दीजिए और इस युद्ध को रोकिए। दूसरा इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि अगर एक तरफ हम आपको आपके 10,000 सैनिकों को भी मारेंगे, और दूसरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो हमारी न्यूक्लियर हथियार हैं वो आपसे हर तरीके की जंग करने को तैयार हैं। तो आपको हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें दिखाई हैं, वो जो खबरें दी हैं वो सारी अपडेटेड खबरें हैं, और उसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से, कैसे, कौन सी जो जंग है वो अब ट्रंप के ऊपर हावी पड़ रही है। आपको बताएं, पुतिन ने अपने पोसाइडन टॉर्पीडो के बारे में यहाँ तक दावा किया है कि अभी जो 21 अक्टूबर को ICBM जो परमाणु अभ्यास हुआ था उसमें यार्स मिसाइल को इस्तेमाल किया गया था। तो ICBM यार्स को जब इस्तेमाल किया गया था तो उसको शैतान 2 बोलते हैं। शैतान 2 से भी ज़्यादा खतरनाक वो पोसाइडन टॉर्पीडो को बता रहे हैं, जो न्यूक्लियर धमाका करने में माहिर मानी जा रही है। और पुतिन का जो चेहरा था और जो उनके चीफ कमांडर हैं, आपको पता ही होगा कि जो रूसी सेना है उनके जो सेना के चीफ हैं उनका नाम है वालेरी गेरासिमोव। वालेरी गेरासिमोव ने ही दावा किया था आज से 4 दिन पहले कि सर, हमने लगभग 31 बटालियन पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी सेना की घेर ली हैं। ये खुलेआम उन्होंने बोला था। उसी में बुरेवेस्तनिक जो क्रूज मिसाइल है उसके बारे में भी दावा किया गया था। तो ये उसी दिन जो ये बातें सामने निकल के आई थी, उससे ही पता चल गया था कि रशिया एक बहुत तरीके से अब यूक्रेन के बहाने अमेरिका, नेटो, यूरोप को घेर रहा है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ गई है, एक बड़ी हैरान करने वाली बात है। जेलेंस्की के जो यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की, इन दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। ये दोनों एक दूसरे की कमियों को छिपाते हैं या एक दूसरे के झूठ को छिपाते हैं। आपको इसी से बता दें कि जो यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर हैं या सेना के चीफ हैं, उनका नाम है अलेक्जेंडर सिरेस्की। सिरेस्की ने पूर्वी यूक्रेन पर इतना बड़ा गुमराह किया है अपने देश को, जिसकी कोई हद नहीं। उन्होंने बोला था कि पूर्वी यूक्रेन का इलाका जो डोनेस्क है उस पर हमारी सेना जीत रही है, जबकि अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें खुद ISW जो अमेरिका की संस्था है उसने ये दावा किया है कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है और प्रक्रोस और कुपियांस में रूसी सेना की 200 सैनिकों की जो टुकड़ियां हैं वो अलग अलग पूरे इलाके को घेरे हुई हैं। यहाँ पे रशिया ने क्या किया है, वो लड़ाइयाँ अब कम लड़ रहा है, घेर ज़्यादा रहा है। वो चाह रहा है कि इनकी रसद को काटो और उसको एक लंबा पीरियड लो। इसमें क्या होगा कि जो जान माल की हानि हो रही थी, हर हफ्ते जो 7,000 से 8,000 सैनिक दोनों देशों के मारे जा रहे थे, उसकी संख्या को वो कंट्रोल करेगा रशिया। और दूसरा वो ये करेगा कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव यूक्रेन के ऊपर बना रहे हैं और अमेरिका के ऊपर बना रहे हैं। जिस तरीके से पूर्वी यूक्रेन के प्रकोष्ठ और कुपियांस पर पूरी तरीके से पुतिन ने कब्जा करने का दावा किया है, उसके बाद से ट्रंप के पास, कहते हैं ना, ट्रंप और जेलेंस्की के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा बातचीत का निकल गया है, क्योंकि अब बातचीत के टेबल पर रशिया का जो पलड़ा है वो बहुत ज़्यादा भारी है। हालांकि आपको बता दें कि जो लंदन के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, उसके अंदर जो 20 यूरोपियन देशों ने दावा किया था कि साहब यूक्रेन किसी भी कीमत पर नहीं हारेगा और हम उसे अरबों डॉलर के हथियार देंगे, जिसमें जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एम्यूल मैक्रो, उन्होंने बोला कि मैं ऐलान करता हूं कि हम अपने 20 मिराज 2005F जेट देंगे यूक्रेन को, जिससे वो जंग लड़ेगा। हम अपनी स्कैल्प मिसाइलें देंगे जो बेहद बढ़त दिलाएंगी यूक्रेनी वायुसेना को। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नेटो के लगभग 41 देश
और पश्चिम के सब मिला के लगभग 80 देश जो हैं वो इस वॉर में यूक्रेन की कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। सीधे तौर पे आपको बता दें कि लगभग 9 से 10 यूरोपियन देशों ने मिलकर 80 F-16 पुराने जेट देने की बात कही थी, जिसमें से 50 F-16 जेट यूक्रेन के पास हैं और उसमें से भी जो कुछ अपग्रेडेड बढ़िया F-16 दिए थे F सीरीज़ के, वो V सीरीज़ के, उसमें से 3 अब तक F-16 को रशिया मार चुका है, उनको उड़ा चुका है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने F-16 तो ले लिए, लेकिन उसके ऊपर कहते हैं ना एक महारत हासिल होती है युद्ध में। एक होता उड़ाना, एक होता जंग के मैदान में लड़ना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। वहाँ पर मौत और ज़िंदगी की बात होती है और जो भी वहाँ पायलट आता है वो ये सोच के आता है कि मेरी ये आखिरी जंग है और मुझे सामने वाले को मारना है। तो यहाँ इस खेल के अंदर यूक्रेन की जो वायुसेना है वो बहुत ही वीक सामने आई है, उसकी बहुत सी कमज़ोरियाँ सामने आई हैं। उनके संग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इंग्लिश में वो बहुत ज़्यादा माहिर नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उन यूक्रेनी पायलट की जो उनके कोड और डिकोड को समझ ही नहीं पाए, जिसकी वजह से उनके F-16 को आराम से रशिया ने उड़ाया है, चाहे वो मिसाइलों के थ्रू उड़ाया हो और या फिर उनके फाइटर जेट जो सुखोई 35 है उन्होंने मारा हो। अब यहाँ सवाल उठता है कि ट्रंप और पुतिन क्या वास्तव में परमाणु जंग के करीब पहुँच चुके हैं? तो इसका जवाब है बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुके हैं, क्योंकि पुतिन ने अब समझ लिया है कि जो ट्रंप हैं वो एक कहते हैं ना मनोवैज्ञानिक युद्ध जो कर रहे थे रशिया के खिलाफ, अब उसका तोड़ निकालने का, उसका जवाब देने का बात आ गया है। क्योंकि जो ट्रंप थे उन्होंने ही खुद ऐलान किया था कि हम हंगरी में राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलेंगे। और उस टाइम तो खबरें यहाँ तक आई थी कि ऐसी भी बातें निकल के आ रही थी कि जब ट्रंप और पुतिन हंगरी में मिलेंगे तो एक ही विमान से उस देश में पहुंचेंगे। और इस बात के कुछ संकेत जो हंगरी के प्रधानमंत्री ने विक्टर ओरबान, उन्होंने भी बोला था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अमेरिका और रशिया की बातचीत कराएंगे और अच्छी तरीके से हम इस चीज़ को लाएंगे। लेकिन आखिरी वक्त में ट्रंप ने क्या किया, एकदम पलट गए, बोले मैं ऐसी किसी भी मीटिंग में नहीं जाऊंगा जहां अमेरिका के राष्ट्रपति का टाइम वेस्ट हो, और मुझे नहीं लगता कि पुतिन से बात करना मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि पुतिन जो है वो समय की बर्बादी कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो बात थी ना, ये पुतिन को बहुत बुरी लगी थी। पुतिन को इसलिए बहुत बुरी लगी थी कि पुतिन के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने खुद बोला था कि अब मैं एक बड़ी मीटिंग करने जा रहा हूँ ताकि ट्रंप और पुतिन की एक बढ़िया मीटिंग हंगरी के हो सके। और उन्होंने बोला था कि मैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ पहले एक मीटिंग करूंगा, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स तैयार करेंगे और उसी पॉइंट्स के आधार पर पुतिन और ट्रंप की बात होगी। लेकिन इसी बीच में क्या हुआ, जेलेंस्की पेंटागन पहुंच गए, वाशिंगटन पहुंच गए, और उधर लंदन के अंदर 20 यूरोपीय देशों की जो मीटिंग हुई उसी दौरान ये सारा गड़बड़ हुआ। यूरोपीय देश में आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन और पोलैंड, ये ऐसे देश हैं जो कभी भी नहीं चाहते हैं कि रशिया से युद्ध विराम किया जाए या रशिया को उसकी मनचाही शर्तों पर युद्ध विराम सौंप दिया जाए, यानी कि उसके शर्तों पे नहीं होना चाहिए, पुतिन की शर्तों पे। यही जो जिद है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और स्वीडन और पोलैंड की, उस युद्ध को अब आग में घी का काम कर रहा है। और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं कि रशिया के 1500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो लगभग 6 नेटो देशों से मिलता है। उन नेटो देशों को ये डर है कि अगर युद्ध इस वक्त रुक गया तो ये मान के चला जाएगा, पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि रूस 4 साल की जंग जो है वो जीत चुका है। और उसके बाद क्या होगा, पुतिन के हौसले बढ़ जाएंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि पुतिन कल को किसी भी देश पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आपको बताऊं, अभी 2-3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट आई हैं जो ये साबित कर रही हैं कि जो ट्रंप हैं उनको अब समझ में आ गया है कि अगर हमने या तो हम परमाणु जंग कर लें अच्छी तरीके से, जिसके लिए उन्होंने सीधा सीधा ऐलान कर दिया है कि अब जो अमेरिका है वो परमाणु कहते हैं ना अपने दुश्मनों से निपटने के लिए परमाणु अपने हथियारों को अपडेट करेगा और एक ऐसी तैयारी करेगा ताकि हम वेपन्स के मामले में सबसे आगे रहें। मैं आपको बता दूं, जो ICN की जो हम अभी आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, इसने जो अपना दावा किया, सबकी अलग अलग है, सिप्री की रिपोर्ट अलग है, लेकिन इसके दावे के मुताबिक इस वक्त 5500 से ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास हैं, जबकि उसके दावे के मुताबिक 5044 जो परमाणु हथियार हैं वो अमेरिका के पास है। हालांकि सिप्री जो है वो बताता है कि लगभग 5470 जो परमाणु बम हैं या परमाणु हथियार हैं वो रशिया के पास हैं, और उसके अनुसार करीब 5227 या 5228 परमाणु बम जो हैं वो रूस के पास हैं। इन दोनों के पास अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया का 88% बताया जाता है, कहीं कहीं ये बताया जाता है कि 87% से 83% इन लोगों के पास पूरे वर्ल्ड के न्यूक्लियर हथियार हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों ही इतने ज़्यादा संपन्न हैं परमाणु हथियारों से, तो फिर आखिर ट्रंप को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो 33 साल के बाद एक परमाणु विस्फोट और धमाका करने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका सबसे बड़ा दबाव ये आया है कि अब सबको दिखाना है कि मेरे कहते हैं ना हथियारों में कितनी ताकत है। पुतिन ने 21 अक्टूबर से
29 अक्टूबर के बीच में ये साबित कर दिया है कि रशिया जो है वो वॉर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और चाहे वो न्यूक्लियर वॉर हो, और पुतिन जिस तरीके से खुद वॉर रूम में जाकर ऐलान कर रहे हैं, पूरे परमाणु अभ्यास को देख रहे हैं, फिर अपनी क्रूज मिसाइलें जो परमाणु वाली हैं वो उनको देख रहे हैं, फिर टॉरपीडो को देख रहे हैं, उसके बारे में खुद बयान दे रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि अमेरिका, नेटो और यूरोप, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आप सब हमारी रेंज के अंदर हो, हम किसी भी कीमत पर ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे कि रशिया को अपने डेड हैंड की ज़रूरत पड़े। यानी कि आपको पहले ही पता होगा कि डेड हैंड क्या है रशिया का, कि जब रशिया में कोई भी आदेश देने वाला नहीं बचेगा तो वहाँ के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटम बम या न्यूक्लियर मिसाइलें हैं, वो अचानक अपने आप कहते हैं एक्टिव होंगी और अपने दुश्मन देशों को तबाह कर देंगी, या ये कहिए लगभग पूरी दुनिया को ही साफ कर देंगी। तो पुतिन का कहना था कि हम ऐसी नौबत ही नहीं आने देंगे कि आप हमारे ऊपर ऐसा अटैक करो कि हमारे यहाँ कोई डेड हैंड वाला जो सिस्टम है वो एक्टिव हो। इसीलिए पुतिन ने पहले दिखा दिया है कि जंग के भले ही डैडी तुमको बोलें, नेटो के चीफ मार्क रूटे ने पुतिन को बोला था ये डैडी हैं और जो ये बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो उसके बाद से ट्रंप ने जो भ्रम पाल लिया कि पूरी दुनिया में जो भी युद्ध होगा उसको मैं रुकवाऊंगा। वो बोल भी चुके हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवा दिए, लेकिन आपको पता कि गाजा इजराइल का फिर से लगभग चालू हो चुका है, तो एक कम कर दो, अब तो 7 ही बचे, क्योंकि सीजफायर एक तरीके से टूट चुका है। गाजा में बहुत बुरी तरीके से बम्बारमेंट इजराइल का हुआ है, जिसमें 150 से ज़्यादा अब तक लोग मारे जा चुके हैं सीजफायर के बाद से। अब इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि ट्रंप की कथनी करनी और दावे में क्यों अंतर है और क्यों उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। ये खोखले दावे एक डेढ़ महीने के ऊपर कोई नोबेल पुरस्कार नहीं देता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो आप सारी चीज़ें देख रहे हो वो खबर से जुड़ी हुई हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं। ट्रंप ने ये सोच लिया है कि या तो मैं पुतिन को मना लूं, वो मना नहीं पाए, फिर उन्होंने सोचा मैं डरा लूं। उनकी जो खुफिया रिपोर्टें आई थी जिसके आधार पर उन्होंने पुतिन और रशिया को कागजी शेर बोला था, अब वो जो है उन्हें असली का शेर दिखाई देने लगा है, बब्बर शेर। वैसे रशिया ने क्लेम किया था कि हम कोई शेर नहीं है, रशिया वाले बहुत ही निडर भालू होते हैं, ब्राउन बियर जो बोलते हैं ना, भूरा भालू जो रशिया में फेमस होता है, वहाँ भी के आइकन्स में भी भालू को यूज़ करते हैं, शेर को नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पुतिन जो है उन्होंने अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। चीन ने पहले से ही बोल दिया कि आपने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं वो गलत हैं और हम इसका विरोध करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हैरान करने वाली बात है कि हारते हुए जो जेलेस्की हैं उन्होंने एक अजीब तरीके का दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हम 2035 यानी कि अगले 10 साल में 250 फाइटर जेट्स को अपने बेड़े में शामिल कर लेंगे यूक्रेनी वायुसेना में। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साल 2035 तक जेलेस्की ये सोचते हैं कि वो युद्ध करते रहेंगे रूस के साथ, लेकिन ऐसा असंभव है। 2035 क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है कि उनका जो विज़न 2035 आया है युद्ध को लेकर, उसमें वो जो 250 जेट की बात कर रहे हैं वो आएंगे कहाँ से? दावा कर रहे हैं कि 80 जेट जो पुराने हैं F-16 वो उनको मिल जाएंगे, जिसमें से 50 मिल चुके हैं। 20 जो है वो हमारा फ्रांस दे रहा है जो मिराज 2000 हैं, और उनका कहना है कि 150 जो उनके फाइटर जेट हैं वो उनको स्वीडन दे सकता है, ग्रिपिन जेट। आपने देखा ही होगा, जो मल्टी रोल फाइटर जेट है, हल्का भी है, हर तरीके का अटैक करता है, फ्यूल भी कम खाता है, उसकी रेंज भी अच्छी है, रडार पे भी सही आसानी से नहीं आता है। तो ग्रिपिन जेट को एक बहुत बड़ा तोपची समझ रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि शायद अगले महीने 2-3 ग्रिपिन आ जाएंगे और वो उससे पूरा युद्ध पलट देंगे। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसी भी जेट के आने से कोई युद्ध नहीं जीतता। उस जेट को चलाने वाला पायलट कितना माहिर है, उसको कहते हैं लड़ने वाला लड़ाकू पायलट कितना माहिर है, उसके पास क्या एक्सपीरियंस है, उस जेट के ऊपर उसने कितने घंटे तक कहते हैं एक्सरसाइज की है और वॉर की है, दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो कपोल और हवाबाजी जो जेलेस्की कर रहे हैं कि मैं 250 जेट लेकर रूस को उड़ा दूंगा, ये कहना चाहिए ना पूरी तरीके से व्यर्थ है। तो यहाँ पर दो ही चीज़ें हो रही हैं। जेलेस्की अपनी जनता को भ्रम कर रहे हैं, और जो वहाँ के चीफ हैं अलेक्जेंडर सिरेस्की, वो जीत के झूठे दावे कर रहे हैं। पूरा पूर्वी यूक्रेन जो है वो रूस के कब्जे में आ गया है, और वो अभी भी सिरेस्की बोल रहे हैं कि हमारी जो सेना है वो बहुत ही मजबूत स्थिति में है, हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये है कि कई इलाके ऐसे हैं जहाँ यूक्रेनी सेना जो है वो सफ़ेद झंडा लिए खड़ी है। उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लड़ें या सरेंडर करें, क्योंकि पीछे से आदेश ही नहीं आ रहा है। अगर आदेश आ जाएगा, और पुतिन ने जैसे बोला है, पुतिन बोले कि मैं चाहता हूं कि पश्चिमी मीडिया आए, हमारी रूसी सेना उनको एक गलियारा देगी, इसलिए क्योंकि रशिया का पूरा कंट्रोल है। तो उन्होंने बोला कि हम एक गलियारा देंगे और फॉरेन मीडिया आए
वो आके अंदर जाए और फिर वो ये देखे जाके कि यूक्रेनी सेना इस वक्त किस हालत में है। पूरी तरीके से रहमो करम पर है रशिया की फौज पे, और रशिया की सेना अगर चाहे तो 2-3 बड़ी मिसाइलें दाग कर, 2-3 कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग करके बड़े आराम से 10-11 हज़ार यूक्रेनी सैनिकों को मार सकती है। लेकिन वो इसको एसिड के रूप में देख रहे हैं, वो इनको मारना नहीं चाहते हैं। वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो नेटो, जो अमेरिका और जो कहते हैं ना यूरोप पूरा दावा कर रहा है कि यूक्रेन जीत रहा है, उनके सैनिक जो हैं वो गिड़गड़ा रहे हैं। उनके पास खाने की रसद जो है बहुत तेज़ी से कम हो रही है, लड़ने के हथियार गोला बारूद की तो बात ही छोड़ दो। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि जो ट्रंप हैं उनको अब ये समझ में आ गया है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि रूस के ऊपर इतने बड़े तेल प्रतिबंध लगा दिए 2 बड़ी कंपनियों पे, जिसकी वजह से 36 छोटी कंपनियां भी तबाह हो रही हैं। पूरी दुनिया में रूस की संपत्तियों को जब्त करके उनका पैसा छीनने की कोशिश नेटो, यूरोप और जर्मनी जैसे देश कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप को समझ में आ गया है कि जो पुतिन है वो अब यूक्रेन तक रुकने वाली नहीं है। ये तो बात समझ में आ गई ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि अगर पुतिन इतने अड़े हुए हैं कि वो एक भी प्रांत नहीं छोड़ने को तैयार हैं, तो इसका मतलब ये है कि पुतिन का जो मकसद है, वो जो अखंड रूस है, हो सकता है वो उसी के ऊपर आगे बढ़ जाएं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये जो सारी स्थितियां हैं वो चीख चीख के कह रही हैं कि अगर 33 साल के बाद अमेरिका परमाणु धमाका या परमाणु टेस्ट करने जा रहा है और पुतिन लगातार 10 दिन के अंदर, 10 दिन भी नहीं लगाए, 8-9 दिन के अंदर जिस तरीके से परमाणु मिसाइलें, परमाणु टॉर्पीडो, परमाणु अभ्यास करके साबित कर दिया है कि ये युद्ध रुकने वाला नहीं है और इसमें विनाश तय है। और ये आप मान के चलिए कि यूक्रेन को अब ट्रंप, नेटो और यूरोप किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 250 जेट 10 साल तक आ जाएं। और याद रखिए, पुतिन ने, जेलेंस्की ने भले ही अपना विज़न 2035 बनाया हो, लेकिन पुतिन जो हैं वो 2035 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ऐसा वो अपनी तैयारी पहले ही कर चुके हैं। तो आप पुतिन से लंबी जंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसका पैसा खत्म होगा, उसके सारे सोर्सेज बंद होंगे, तो उसके पास एक ही है कि अपने ब्रह्मास्त्र को निकालो और ट्रंप के इस सारे खेल को ख़त्म करो। ना फिर प्रतिबंधों का असर रह जाएगा, और जब एक बार परमाणु धमाका कहीं तगड़े से हो गया तो फिर फिर पूरी दुनिया की ही आर्थिक जो व्यवस्था है वो पूरी चौपट होकर रह जाएगी। आधी दुनिया जो होगी वो कहते हैं ना भुखमरी के कगार पे आ सकती है अगले 2 से 3 सालों के अंदर। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो मैं आपको अगले कुछ घंटों के अंदर जो भी इससे बड़े डेवलपमेंट आएंगे वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ट्रंप ने लगता है एक बहुत बड़ी गलती फिर से करना शुरू कर दी है, जो अब अमेरिका की तरफ से एक परमाणु अभ्यास करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के खुफिया डिपार्टमेंट को एक ऐसा मैसेज मिला है या ऐसी जानकारी मिली है कि साल 2030 तक 1000 से ज़्यादा परमाणु बम या परमाणु हथियार अकेले चीन के पास होंगे। अभी दावे अलग अलग किए जाते हैं, कहीं 440 बताए जाते हैं, कहीं 600 बताए जाते हैं चीन के पास। लेकिन स्थिति ये है कि 2030 तक उसके पास 1000 परमाणु बम या परमाणु हथियार हो सकते हैं चीन के पास। और वो अगर हथियार रूस के साथ जोड़ दोगे तो वो 6500 से भी ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रंप के पास एक ही चारा बचा है कि अपने आप को बचाओ, भाड़ में जाए यूक्रेन, भाड़ में जाए यूरोप। और उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपको ये दे देते हैं कि ट्रंप ने एक आदेश पारित किया है, रोमानिया में जो अमेरिकन फौजें तैनात हैं उनको वापसी का ऑर्डर दे दिया है। उसमें एक बहुत बड़ी कटौती की है, जिसको लेकर अमेरिका के अंदर विरोध हुआ है कि जब जंग इतनी तेज चल रही है, इतनी बड़े पैमाने पे चल रही है, तो ट्रंप ने 24 घंटे पहले ऐसा आदेश क्यों दिया कि रोमानिया में जो अमेरिकन फौजें हैं उनको वापस अमेरिका बुलाया जा रहा है, जबकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है रोमानिया के अंदर रूस के कई सारे ड्रोन घुसे थे, जिसकी खबर हम लोग ने सबने अच्छे तरीके से चलाई थी, आपको बताई भी थी। तो ऐसी स्थिति में ट्रंप का ये समझ में नहीं आ रहा ये कौन से वॉर के डैडी हैं और कौन सी उनकी प्लानिंग है। क्या ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा वो करें तो करें क्या। कुल मिलाकर पुतिन ने उनको ट्रंप को ऐसे ट्रैप में फंसा दिया है जहां से अब उनको सिर्फ और सिर्फ पुतिन ही निकाल सकते हैं। और पुतिन तभी निकालेंगे जब रूस की सारी शर्तों को अमेरिका, नेटो और यूरोप और आखिर में जेलेंस्की मानेंगे और सरेंडर करेंगे, तभी पुतिन से अब बच पाएंगे। जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जल्द बताऊंगा।